जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बतानी है कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो आप लोग याद रखेंगे उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अक्षमता नहीं माना जा सकता। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किसको अक्षमता नहीं माना जा सकता। तो आप लोग याद रखेंगे प्रत्यक्षण को, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्षण को अक्षमता नहीं माना जा सकता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ और क्या ज्ञात होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बतानी है कि सोशल स्टडीज के शिक्षक को, अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे शिक्षण विधियों का ज्ञात होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। सामाजिक शिक्षा शास्त्र से दोस्तों ये प्रश्न है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि प्रगतिशील शिक्षा पद्धति कौन सी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बालक का केंद्रित ही प्रगति शिक्षा पद्धति होती है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से किसमें सहायक हो सकते हैं। ये दोस्तों हमें बतानी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल यानी कि जियोग्राफी और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ये एक साथ निम्नलिखित में से किसमें सहायक हो सकते हैं। दोस्तों ये हमें बतानी है कि ये दोनों विषय एक साथ किसमें सहायक हो सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों विषय एक साथ पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, भूगोल में हम लोग पर्यावरण के बारे में और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में हम लोग संसाधनों के बारे में क्या कर सकते हैं, ज्ञान को विकसित कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, यह हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित शिक्षण विधि है। यह दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा एक समूह निर्देशित क्या है, शिक्षण विधि है। तो आप लोग याद रखेंगे बुद्धिशीलता भी क्या है, समूह निर्देशित शिक्षण विधि होती है, संगोष्ठी भी और चर्चा भी। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्या है दोस्तों, समूह निर्देशित शिक्षण विधियां हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 1 या 2 नंबर के हमें सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए, बतानी है कि विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में जो कमी आती है ये किसका एक लक्षण है, ये दोस्तों हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे डिस्ग्राफिया,
यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में जो कमी आती है दोस्तों, ये डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों? ये दोस्तों हमें बतानी है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी। इसका दोस्तों क्या स्थान, क्यों स्थान दिया गया है ईवीएस का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में? तो आप लोग याद रखेंगे, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, वो उसका जो मेन कारण है दोस्तों, वो है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ये दोस्तों क्या है, एक उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, अब ये दोस्तों हमें बतानी है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतर कहां पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे, विशेषतः दोस्तों प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये हमें बतानी है। तो देखिए, आप लोग याद रखेंगे, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यही ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये एक प्रमुख उद्देश्य है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आप लोग दोस्तों बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, ये दोस्तों हमें बतानी है। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ये एक शिक्षक अपने बच्चों से पूछते हैं अपने क्लास में। तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, ये हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को पूछने का जो मेन उद्देश्य है, वो है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को अगर हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतापरक। देखिए दोनों, यहाँ पे आप लोग दोनों इस शब्द को अच्छे से देखेंगे, कल्पनापरक और चिंतनपरक, ये क्या है, इसी कौशलों का विकास करना है बच्चों में, शिक्षार्थियों में। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, शिक्षार्थियों के
कल्पना परक और चिंतन परक, चिंतन परक ये दोनों शब्द आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों कौशलों का क्या होगा, इस प्रश्न को पूछने से बच्चों में क्या होगा, विकास होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बतानी है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे, शिक्षार्थियों को दोस्तों सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों शिक्षार्थियों को क्या कराना, सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, यही दोस्तों क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों को कहां लेकर जाना चाहिए, चिड़ियाघर के भ्रमण कराने के लिए, ताकि उनमें दोस्तों क्या हो, सक्रिय अधिगम का अनुभव हो। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि ईवीएस की पढ़ाई में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शिक्षार्थियों में अर्थात विद्यार्थियों में दोस्तों सीखने की जिज्ञासा को क्या करना, उत्पन्न कराना। ये क्या है दोस्तों, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग है, इसके लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि गणित प्रयोगशाला, गणित का दोस्तों ये प्रश्न है, गणित पेडागोजी से है, तो बतानी है कि गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, केवल रचनात्मक मूल्यों के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग है वो किसके लिए किया जा सकता है, तो केवल दोस्तों रचनात्मक मूल्यों के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। ये दोस्तों हमें बतानी है। जीन पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि भाषा दक्षता का जो शुरुआती कौशल होता है वो क्या है, प्रारंभिक कौशल क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, सुनना, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल है दोस्तों ये है सुनना, यानी कि पहले बच्चा क्या होगा, वो सुनेगा, अधिक से अधिक क्या होगा, वो सुनेगा। ये क्या है, प्रारंभिक कौशल है, शुरुआती कौशल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सुनना कौशल में क्या शामिल है। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुनना क्या है, ये दोस्तों प्रारंभिक कौशल है, शुरुआती कौशल है। तो अब बतानी है कि सुनना कौशल में क्या शामिल है, ये दोस्तों हमें बतानी है। तो देखिए, दूसरों की बातें सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, यानी कि दूसरों की बातें सुनने में सबसे पहले आप रुचि रखेंगे, यानी कि दूसरों की बातें सबसे पहले सुनेंगे धैर्य से। कैसे, धैर्य से, और तब जाकर के क्या करेंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे। ये सुनना कौशल में शामिल है। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। दूसरों की बातें सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भाषा के कौशल है। अब दोस्तों बतानी है कि भाषा के कौन कौन से कौशल हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है, ये सभी भाषा के कौशल हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ये दोस्तों हमें बतानी है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे हैं ये किस प्रकार के पोएम को पसंद करते हैं, किस प्रकार की कविताएं इन्हें पसंद आती हैं। तो देखिए, जो कोई सीख देती हो, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, तो जो दोस्तों जो कविताएं सीख देती हैं, यानी कि मॉरल स्टोरीज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। बच्चे किस प्रकार की कविताएं पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं, तो जो कोई सीख देती हो, यानी कि मॉरल स्टोरीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत यानी कि लगातार आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीटेट की आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का कैसा लेवल था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।